मंजूरी दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ बातों की अनदेखी की है, जो ये है। पहली, यह बराबरी का विलय अमेरिका ऑनलाइन के शेयर धारकों को संयुक्त कंपनी का 55% देने के लिए डिजाइन किया गया था, भले ही टाइम वार्नर 5 साल बड़ा था। दूसरा, 3 साल में दूसरी बार अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग जांच कर रहा था कि क्या अमेरिका ऑनलाइन विपणन लागतों के लिए अनुचित रूप से जिम्मेदार है। तीसरा, अमेरिका ऑनलाइन की कुल संपत्ति का लगभग आधा यानी $4.9 बिलियन का उपलब्ध सेल फॉर इक्विटी प्रतिभूतियों से बना था। यदि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले टेक्नोलॉजी शेयरों की कीमतें गिर गई तो इससे कंपनी के परिसंपत्ति आधार का बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष, 11 जनवरी 2001 को दोनों कंपनियों ने अपने विलय को अंतिम रूप दिया। एओएल टाइम वार्नर इंक ने 2001 में $4.9 बिलियन खो दिए और एक निगम द्वारा दर्ज किए गए अब तक के सबसे घिनौने नुकसान में शामिल 2002 में एक और $98.7 बिलियन का नुकसान हुआ। अधिकांश नुकसान अमेरिका ऑनलाइन के मूल्य को लिखने से हुआ। 2002 के अंत तक जिन शेयर धारकों के लिए लेविन ने असीमित अवसरों की भविष्यवाणी की थी, उनके पास अपने शेयरों के मूल्य में लगभग 80% नुकसान दिखाने के अलावा कुछ नहीं था। क्या आप किंडन गार्डन में निवेश कर सकते हैं? 20 मई 1999 को ई टॉयज इंक ने अपने स्टॉक का 8% हिस्सा जनता को बेच दिया। वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रतिष्ठित निवेश बैंकों में से 4 गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी, बैकोस्टोन रॉबर्टसन स्टीफंस, डोनाल्डसन, लोफिकन और जेनरेट और मैरी लिंच एंड कंपनी, जो $20 पर $83,20,000 के शेयरों से $20 पर $83,20,000 के शेयरों से कम है। कारोबार के पहले दिन में $76.5625 पर 282.8% की बढ़त के साथ स्टॉक तेजी से बढ़ा। उस कीमत पर ई टॉयज का बाजार मूल्य $7.8 बिलियन था। उस कीमत के लिए खरीदारों को किस तरह का व्यवसाय मिला? पिछले वर्ष में ई टॉयज की बिक्री में 4261% की वृद्धि हुई और इसने अकेले पिछली तिमाही में 75,000 ग्राहक नहीं जोड़े। लेकिन अपने 20 महीनों के कारोबार में ई टॉयज ने कुल $30.6 मिलियन की बिक्री की थी, जिस पर उसने $30.8 मिलियन का शुद्ध घाटा दिखाया था, जिसका अर्थ था हर डॉलर के खिलौने को बेचने के लिए $2 खर्च कर रहा था। आईपीओ प्रोस्पेक्टस ने भी यह खुलासा किया कि ई टॉयज एक और ऑनलाइन ऑपरेशन बेबी सेंटर इंक जो प्राप्त करने के लिए ऑफर की कुछ आय का उपयोग करेगा, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में $4.8 मिलियन में 4.5 मिलियन का नुकसान उठाया था। और ई टॉयज अपने प्रबंधन के लिए भविष्य में जारी करने के लिए सामान्य स्टॉक में 40.6 मिलियन शेयर आरक्षित करेंगे। इसलिए अगर ई टॉयज ने अभी पैसा कमाया है तो उसकी शुद्ध आय को 102 मिलियन शेयरों के बीच नहीं बल्कि 143 मिलियन के बीच विभाजित करना होगा, जो भविष्य की कमाई को प्रति 1/3 से कम करके करना होगा। टॉयज आर के साथ ई टॉयज की तुलना चौंकाने वाला है। पूर्ववर्ती 3 महीनों में टॉयज आय ने शुद्ध आय में $27 मिलियन कमाए थे और एक पूरे वर्ष में ई टॉयज की तुलना में 70 गुना अधिक माल बेचा था। और फिर भी शेयर बाजार टॉयज आर की तुलना में लगभग $2 बिलियन अधिक है। निष्कर्ष, 7 मार्च 2001 को सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन में $398 मिलियन से अधिक का शुद्ध घाटा उठाने के बाद दिवालियापन सुरक्षा के लिए ई टॉयज ने मामला दर्ज किया। स्टॉक जो अक्टूबर 1999 में $86 प्रति शेयर के स्तर पर था, आखिरी बार 1 पैसे के लिए कारोबार किया गया था। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 18। कंपनियों के 8 जोड़ों की तुलना। जो चीज़ है वह वही है जो होगी, और जो किया जाता है वह है जो किया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई नई चीज़ नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि देखें यह नया है? यह तो पहले से ही पुराने समय का है जो हमारे सामने है। धर्म ग्रंथ। बता दें कि ग्राहम ने क्लासिक राइटअप तकनीक का उपयोग करते हुए 8 जोड़ी कंपनियों का क्लासिक राइटअप किया है, जिसे करने के लिए उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल
और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में अपने व्याख्यान में बीड़ा उठाया था। ध्यान रखें कि ये सारांश निर्दिष्ट समय पर ही इन शेयरों का वर्णन करते हैं। सस्ते स्टॉक बाद में अत्यधिक महंगे हो सकते थे और महंगे स्टॉक सस्ते हो सकते थे। अपने जीवन के किसी बिंदु पर लगभग हर शेयर एक सौदा है। एक और समय पर यह महंगा होगा। यद्यपि अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की कंपनियां हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक जैसी कोई चीज़ नहीं है। केवल अच्छे स्टॉक की कीमतें हैं जो आते हैं और जाते हैं। पेयर 1, सिस्को एंड सेस्को। 27 मार्च 2000 को सिस्को सिस्टम इंक दुनिया का सबसे मूल्यवान निगम बन गया था, क्योंकि इसके शेयर ने कुल मूल्य में $548 बिलियन की कमाई की। सिस्को जो उपकरण बनाता है जो इंटरनेट पर डेटा को निर्देशित करता है, जिसने पहल अपने शेयरों को 10 साल पहले जनता को बेचा था। यदि आपने प्रारंभिक पेशकश में सिस्को का स्टॉक खरीदा था और उसे रखा था, तो आपको एक पागल व्यक्ति द्वारा बनाई गई टंकन त्रुटि से लाभ होगा। 1,03,697% या 217% औसत वार्षिक रिटर्न। अपने पिछले 4 राजकोषीय तिमाहियों में सिस्को ने राजस्व में $14.9 बिलियन और कमाई में $2.5 बिलियन का उत्पादन किया था। यह स्टॉक 219 गुना सिस्को की शुद्ध आय पर कारोबार कर रहा था, जो कि एक बड़ी कंपनी के लिए सबसे अधिक मूल्य आय अनुपात में से एक था। तब सिस्को कॉरपोरेशन, जो संस्थागत रसोइयों में भोजन की आपूर्ति करती थी, जो इस कारोबार को 30 वर्षों से सार्वजनिक रूप से करती आ रही थी। अपनी पिछली 4 तिमाहियों में सिस्को ने $17.7 बिलियन राजस्व की सेवा की, सिस्को की तुलना में लगभग 20% अधिक। लेकिन शुद्ध आय में केवल $457 मिलियन, जो $11.7 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ सिस्को के शेयरों ने 26 गुना आय पर कारोबार किया, जो कि बाजार के औसत PE अनुपात से 31 अंक नीचे था। एक ठेठ निवेशक के साथ शब्द संघ का खेल शायद इस तरह से चला होगा। प्रश्न, जब मैं सिस्को सिस्टम कहता हूँ तो आपके दिमाग में कौन सी चीज़ें आती हैं? उत्तर, इंटरनेट, भविष्य का उद्योग, महान स्टॉक, गर्म स्टॉक आदि। इससे पहले कि यह और अधिक बढ़ जाए, क्या मैं कुछ खरीद सकता हूँ? प्रश्न, और सिस्को कॉरपोरेशन के बारे में? उत्तर, विवरण ट्रकों, स्लापी जॉयज, शेफर्ड पाई, स्कूल लंच, अस्पताल का खाना आदि। ओह धन्यवाद, मैं अब भूखा नहीं हूँ। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि लोग अक्सर बड़े पैमाने पर भावनात्मक इमेजरी के आधार पर शेयरों को एक मानसिक मूल्य प्रदान करते हैं, जो कि कंपनियां पैदा करती है, लेकिन बुद्धिमान निवेशक हमेशा गहराई से देखता है। यहाँ सिस्को और सेस्को के वित्तीय वक्तव्यों में संदेहजनक बात नजर आई है। पहली, राजस्व और आय में सिस्को की अधिकांश वृद्धि अधिग्रहणों से हुई। अकेले सितंबर के बाद से सिस्को ने 11 अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए $10.2 बिलियन का भुगतान किया था। इतनी जल्दी एक साथ इतनी सारी कंपनियों को कैसे मनाया जा सकता है? इसके अलावा पिछले 6 महीनों में सिस्को की आय का लगभग 1/3 अपने व्यवसायों से नहीं आया था, बल्कि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टॉक विकल्पों पर कर कम होने से सिस्को ने $5.8 बिलियन का निवेश प्राप्त किया था। फिर $6 बिलियन और अधिक खरीदा। क्या यह इंटरनेट कंपनी थी या म्यूचुअल फंड? क्या होगा अगर उन निवेशों ने ऊपर जाना बंद कर दिया? दूसरा, सिस्को ने भी इसी अवधि में कई कंपनियों का अधिग्रहण किया था, लेकिन केवल $130 मिलियन का भुगतान किया। सिस्को के इनसाइडर्स के लिए स्टॉक ऑप्शन कुल मिलाकर केवल 1.5% शेयर बकाया है, बजाय सिस्को में 6.9% के। यदि अंदरूनी सूत्रों ने अपने विकल्पों को भुनाया तो सिस्को की प्रति शेयर आय सिस्को की तुलना में बहुत कम होगी, और सिस्को ने अपने त्रैमासिक लाभांश को 9 सेंट से 1 शेयर पर 10 तक बढ़ा दिया था। सिस्को ने कोई लाभांश नहीं दिया। अंत में, जैसा कि वार्टन के वित्त प्रोफेसर जेरेमी सिएगल ने कहा, सिस्को जैसी कोई भी कंपनी कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई कि $60 से ऊपर की कीमत आय अनुपात को औचित्य देने में सक्षम हो, जो अकेले 200 से अधिक PE अनुपात थे।
एक बार एक कंपनी जब विशाल बन जाती है तो इसका विकास धीमा होना चाहिए। एक कंपनी एक विशालकाय हो सकती है या यह एक विशाल पीई अनुपात के लायक हो सकती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जल्द ही सिस्को के रथ के पहियों को बंद कर दिया गया। सबसे पहले 2001 में उन अधिग्रहणों में से कुछ को पुनर्गठन करने के लिए $1.2 बिलियन का शुल्क आया। अगले 2 वर्षों में उन निवेश पर 1.3% का नुकसान हुआ। 2000 से 2002 तक सिस्को के शेयर ने अपने मूल्य का 3/4 हिस्सा खो दिया। इस बीच सिस्को ने मुनाफे को कम कर दिया और इसी अवधि में स्टॉक में 56% की बढ़ोतरी हुई। पेयर 2, याहू और यम। 30 नवंबर 1999 को शुरू होने के बाद से याहू इंक का स्टॉक $212.75 पर बंद हुआ, जो पिछले साल इसी समय 79.6% पर था। 7 दिसंबर तक स्टॉक में 5 ट्रेडिंग दिनों में $348 या 63.6% का लाभ प्राप्त हुआ था। याहू साल के अंत तक 31 दिसंबर को $432.687 पर बंद हुआ। एक ही महीने में स्टॉक दोगुने से अधिक हो गया था। याहू का कुल बाजार मूल्य जो $114 अरब तक पहुंचा, वह लगभग $58 बिलियन अधिक था। पिछली 4 तिमाहियों में याहू ने राजस्व में $433 मिलियन और शुद्ध आय में $34.9 मिलियन की रैंकिंग की थी। इसलिए याहू का स्टॉक अब 263 गुना राजस्व और 3264 गुना कमाई पर था। याहू इतना क्यों कमा रहा था? 30 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने घोषणा की कि यह याहू को जोड़ेगा अपने S&P 500 इंडेक्स के साथ। 7 दिसंबर तक इंडेक्स फंड और अन्य बड़े निवेशकों के लिए एक अनिवार्य होल्डिंग और मांग में अचानक वृद्धि से स्टॉक को अधिक से अधिक अस्थायी रूप से चलाने के लिए सुनिश्चित किया गया था। कम से कम अस्थायी रूप से याहू के 90% शेयर के साथ कर्मचारियों, उद्यम पूंजी फर्मों और अन्य प्रतिबंधित धारकों के हाथों में स्टॉक बंद हो गया है। इसके शेयरों का कुछ ही हिस्सा व्यापार कर सकता है। इसलिए हजारों लोगों ने स्टॉक केवल इसलिए खरीदा क्योंकि वे जानते थे कि अन्य लोगों को इसे खरीदना होगा जहां पर वस्तु की कोई कीमत नहीं है। इस बीच यम पेप्सिको का एक पूर्व विभाजन, जिसमें हजारों केंटकी फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल भोजनालयों का संचालन होता है, पिछली 4 तिमाहियों से राजस्व में $8 बिलियन का उत्पादन किया था, जिस पर इसने $633 बिलियन कमाए। यह याहू के आकार से 17 गुना से अधिक है। फिर भी वर्ष 1999 के अंत में यम का शेयर बाजार मूल्य केवल $5.9 बिलियन था, या याहू के 19वें हिस्से का कैपिटलाइजेशन था। उस कीमत पर यम का शेयर केवल 9 गुना अधिक आय और यह 73% लाभ पर इसके राजस्व को बेच रहा था। जैसा कि ग्राहम का कहना था, कम समय में बाजार एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबे समय में यह एक वजन तोलने वाली मशीन है। याहू ने अल्पकालीन लोकप्रियता प्रतियोगिता जीती, लेकिन अंत में यह कमाई की बात है और याहू मुश्किल में था। एक बार फिर बाजार ने वोट देना बंद कर दिया और वजन करना शुरू कर दिया। तराजू यम की ओर झुक गया। 2002 के दौरान इसका स्टॉक साल 2000 से 25.4% बढ़ा, जबकि याहू ने 92.4% संचयी रूप से खो दिया। पेयर 3, कॉमर्स वन एंड कैपिटल वन। मई 2000 में कॉमर्स वन इंक पिछले जुलाई से केवल सार्वजनिक रूप से कारोबार किया गया था। अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने केवल $385 मिलियन की संपत्ति दिखाई और कुल राजस्व में केवल $34 मिलियन पर $63 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया। इस माइनस फ्यूल कंपनी का स्टॉक अपने IPO के बाद से लगभग 900% बढ़ गया था, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण $15 बिलियन था। क्या यह ज़्यादा था? हाँ, हमारे पास एक बड़ी मार्केट कैप है। कॉमर्स वन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क हाफमैन ने एक साक्षात्कार में कहा, लेकिन हमारे पास खेलने के लिए एक बड़ा बाजार है। हम अविश्वसनीय मांग को देख रहे हैं। विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस साल हमें $104 मिलियन का राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि अतीत में हम
ऐसी अपेक्षाओं को पार कर चुके हैं। हॉफमैन के जवाब से दो बातें निकलती हैं। पहली, क्योंकि कॉमर्स वन पहले ही बिक्री में प्रत्येक डॉलर पर $2 खो रहा था, जैसा कि विश्लेषकों की उम्मीद है, अगर यह अपने राजस्व को बढ़ा देता है तो क्या यह और भी बड़े पैमाने पर पैसे नहीं खोएगा। दूसरा, कॉमर्स वन अतीत में उम्मीदों से ज़्यादा कैसे प्रदान कर सकता था। तो कौन सा अतीत। यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी कंपनी कभी लाभ कमाएगी, हॉफमैन के पास जवाब तैयार था। कोई सवाल नहीं है कि हम इसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदल सकते हैं। हम 2001 की चौथी तिमाही में लाभदायक बनने की योजना बना रहे हैं। एक साल के विश्लेषकों ने हमें राजस्व में $250 मिलियन से अधिक बनाते हुए देखा है। फिर से उन विश्लेषकों पर आते हैं। मुझे इन स्तरों पर कॉमर्स वन पसंद है क्योंकि यह एक करीबी प्रतियोगिता की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका स्टॉक भी लगभग 400 गुना राजस्व पर कारोबार कर रहा था। जिनसेट सिंह, वासेरस्टीन पेरलो निवेश बैंक के एक विश्लेषक ने कहा, अगर ये वृद्धि दर जारी रहती है तो कॉमर्स वन 2001 में 60 से 70 गुना ज़्यादा बिक्री पर होगा। दूसरी ओर कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मास्टर कार्ड और वीज़ा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला था। जुलाई 1999 से मई 2000 तक इसके शेयर में 21.5% की गिरावट आई। फिर भी कैपिटल वन में कुल संपत्ति $12 मिलियन थी और 1999 में $363 मिलियन की कमाई की। लगभग $7.3 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ शेयर 20 गुना कैपिटल वन की शुद्ध कमाई पर बेचा गया। कैपिटल वन में सब कुछ ठीक नहीं था। कंपनी ने ऋण से अपने भंडार को मुश्किल में बढ़ाया था। भले ही यह खराब हो, भले ही डिफॉल्टर दरें मंदी में उठ रही हो, लेकिन इसके शेयर की कीमत कम से कम संभावित परेशानी के कुछ जोखिम को दर्शाती है। आगे क्या हुआ। 2001 में कॉमर्स वन ने राजस्व में $409 मिलियन उत्पन्न किए। दुर्भाग्य से इसके राजस्व पर हर शेयर पर लाल रंग का $2.6 बिलियन या $10.30 बिलियन का शुद्ध नुकसान हुआ। दूसरी ओर कैपिटल वन ने 2000 से 2002 की तुलना में शुद्ध आय में लगभग $2 बिलियन कमाए। इसका स्टॉक उन 3 वर्षों में 38% नीचे चला गया। पूरे शेयर बाजार की तुलना में कोई दूसरा इतना बदतर नहीं था। हालांकि कॉमर्स वन ने अपने मूल्य में 99.7% खो दिया। हॉफमैन और उनके लैपटॉप विश्लेषकों को सुनने के बजाय व्यापारियों को कॉमर्स वन की वार्षिक रिपोर्ट में 1999 के लिए ईमानदार चेतावनी दी जानी चाहिए। हम कभी लाभदायक नहीं रहे। हम भविष्य के लाभ के लिए शुद्ध नुकसान उठाना चाहते हैं और हम कभी भी लाभदायक नहीं हो सकते हैं। पेयर 4, पाम और 3कॉम। 2 मार्च 2000 को डेटा नेटवर्क कंपनी 3कॉम कॉरपोरेशन ने अपने पाम इंक का 5% हिस्सा जनता को बेच दिया। पाम के पास शेष बचे 95% शेयर अगले कुछ महीनों में 3कॉम के शेयर धारकों को मिल जाएंगे। 3कॉम के प्रत्येक शेयर के लिए निवेशकों को पाम के 1.525 शेयर प्राप्त होंगे। तो ऐसे 2 तरीके थे जिनसे आप पाम के 100 शेयर प्राप्त कर सकते थे। आईपीओ में अपने तरीके से कोहनी लगाने की कोशिश करके या 3कॉम के 66 शेयर खरीदकर और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मूल कंपनी बाकी पाम स्टॉक वितरित नहीं कर देती है। प्रत्येक 3कॉम शेयर के लिए पाम के 1.5 शेयर प्राप्त करने के लिए आपके पास नई कंपनी के अगर 100 शेयर हैं तो आपके पास अभी 3कॉम के 66 शेयर होंगे। लेकिन कुछ महीनों का इंतजार कौन करना चाहता था, जबकि 3कॉम सिस्को जैसे विशाल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। पाम हाथ में डिजिटल आयोजकों के स्पेस में अग्रणी था, तो पाम का स्टॉक $38 के अपने प्रस्ताव मूल्य से $95.06 पर बंद हुआ, जो 150% प्रथम दिन का रिटर्न था। इसे पिछले 12 महीनों में पाम ने अपनी आमदनी के 1350 गुना से अधिक का मान रखा था। उसी दिन 3कॉम का शेयर मूल्य $104.13 से गिरकर $81.81 हो गया। पाम की कीमत को देखते हुए उस दिन 3कॉम को कहां बंद करना चाहिए था। अंकगणित आसान है। पहला, प्रत्येक 3कॉम शेयर पाम के 1.525 शेयर प्राप्त करने का हकदार था। दूसरा, पाम का प्रत्येक शेयर
$95.6 पर बंद हुआ। तीसरा 1.525 गुना $9.06 बराबर $144.97। पाम में इसकी हिस्सेदारी के आधार पर इसका प्रत्येक थ्रीकोम का हिस्सा इसके लायक था। इस प्रकार $81.81 पर व्यापारी कह रहे थे कि सभी थ्रीकोम के अन्य व्यवसायी संयुक्त $63.16 प्रति शेयर या कुल शून्य से $22 बिलियन मूल्य के थे। इतिहास में शायद ही कभी किसी शेयर की कीमत इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी से भरी गई थी। जैसा कि थ्रीकोम वास्तव में शून्य से $22 बिलियन के बराबर नहीं था, पाम वास्तव में 1350 गुना आय के लायक भी नहीं था। 2002 के अंत तक दोनों स्टॉक हाईटेक मंदी में करा रहे थे, लेकिन यह पाम के शेयरधारक थे जो वास्तव में स्मैकडाउन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार में खरीदने पर सभी सामान्य ज्ञान को छोड़ दिया था। पेयर 5 CMGI एंड CGI। साल 2000 की शुरुआत CMGI इंक धमाके के साथ हुई थी, क्योंकि 3 जनवरी को स्टॉक ने $163.22 कमाए थे। एक कंपनी इंटरनेट इनक्यूबेटर ने ऑनलाइन कारोबार की एक किस्म में स्टार्टअप फर्मों को वित्त पोषित और अधिग्रहित किया था। उसमें ऐसे शुरुआती सितारे जैसे कि द ग्लोब.com और लाइकोस आदि थे। वित्त वर्ष 1998 में जैसा कि इसका स्टॉक 98 सेंट से बढ़कर $8.52 हो गया, CMGI ने $53.8 मिलियन खर्च करके इंटरनेट कंपनियों में पूरे या आंशिक दांव लगाए। वित्तीय वर्ष 1999 में इसके स्टॉक के रूप में $8.52 से $40.09 तक शूट हुआ। CMGI ने $104.7 मिलियन का लक्ष्य हासिल किया और 1999 के आखिरी 5 महीनों में, क्योंकि इसके शेयर $138.44 तक जूम किए गए, CMGI ने अधिग्रहण कर $4.1 बिलियन खर्च किए। वस्तुतः सभी पैसे CMGI के निजी तौर पर खनन मुद्रा, जिसकी कीमत अब कुल $40 बिलियन से अधिक है। यह एक तरह का जादुई पैसा था जो CMGI का अपना उच्च स्टॉक चला गया। जितना अधिक CMGI खरीदने का जोखिम उठा सकता है, उतना ही अधिक इसका स्टॉक हाई चला गया। पहला स्टॉक इस अफवाह पर जाएगा कि CMGI उन्हें खरीद सकता है। फिर एक बार CMGI ने उन्हें अधिग्रहित कर लिया, क्योंकि इसका स्वामित्व उनके खुद के स्टॉक में चला जाएगा। किसी को भी परवाह नहीं थी कि CMGI ने नवीनतम में इसके संचालन पर $127 मिलियन का नुकसान किया है। वेबस्टर मैसाचुसेट्स में डाउनटाउन CMGI के मुख्यालय से 70 मील दक्षिण पश्चिम में एंडोवर में स्थित है, जो कॉमर्स इंक का मुख्य कार्यालय है। 1999 में इसके शेयरों में 23% की कमी आई। हालांकि इसकी शुद्ध आय $89 मिलियन थी, जो 1998 के स्तर से केवल 7% नीचे गिर गई। CGI ने 4% से अधिक के लाभांश का भुगतान किया। $870 मिलियन के कुल बाजार मूल्य के साथ CGI स्टॉक 10 गुना से कम पर कारोबार कर रहा था, और फिर अचानक सब कुछ उलट हो गया। CMGI का जादुई पैसा मीरा गो राउंड रुका हुआ है। इसके .com शेयरों की कीमत में वृद्धि बंद हो गई, फिर सीधे नीचे चली गई। अब वो उन्हें लाभ के लिए बेचने में सक्षम नहीं। CMGI को अपनी कीमत के लिए हिट के रूप में अपना नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी ने 2000 में $1.4 बिलियन और 2001 में $5.5 बिलियन और 2002 में लगभग $500 मिलियन से अधिक खो दिया। इसका स्टॉक 2000 की शुरुआत में $163.22 से बढ़कर वर्ष 2002 के अंत तक 98 सेंट तक 99.4% का नुकसान हुआ। हालांकि पुरानी CGI बोरिंग ने स्थित आय को कम करके रखा और इसका स्टॉक 2000 में 8.5%, 2001 में 43.6% और 2002 में 2.7% पर बढ़ा हुआ, जिससे 60% संचयी लाभ हुआ। पेयर 6 बॉल एंड स्टेकर। 9 जुलाई से 23 जुलाई 2002 के बीच बालकॉर्प का स्टॉक $43.69 से गिरकर $33.48 पर आ गया। 24% के नुकसान के साथ कंपनी $1.9 बिलियन के स्टॉक मार्केट मूल्य पर आ गई थी। उन्हीं 2 हफ्तों में स्ट्राइकर कॉरपोरेशन के शेयर $49.55 से गिरकर $45.60 पर आ गए।
इसी के साथ 8% की गिरावट के साथ स्ट्राइकर की कुल कीमत $9 बिलियन हो गई। इन दोनों कंपनियों ने इतने कम समय में इतना मूल्य क्या वास्तव में कमाया? ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण और सर्जिकल उपकरण बनाने वाले स्ट्राइकर ने उन 2 हफ्तों के दौरान एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। 16 जुलाई को स्ट्राइकर ने घोषणा की कि दूसरी तिमाही में इसकी बिक्री 15% बढ़कर $734 मिलियन हो गई, जबकि कमाई 31% बढ़कर $86 मिलियन हो गई थी। अगले साल स्टॉक 7% तक बढ़ा, फिर राइट डाउन हिल लुढ़क गया। फलों और सब्जियों के डिब्बाबंदी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसिद्ध बाल जार के मूल निर्माता बॉल अब औद्योगिक ग्राहकों के लिए धातु और प्लास्टिक की पैकेजिंग करते हैं। उन 2 हफ्तों के दौरान बॉल ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की थी। 25 जुलाई को हालांकि बॉल ने बताया कि इसने दूसरी तिमाही में $1 मिलियन की बिक्री पर $50 मिलियन कमाए थे, जिससे 1 साल पहले इसी अवधि में शुद्ध आय में 61% की वृद्धि हुई थी। यह अपनी कमाई को 4 तिमाहियों में $152 मिलियन तक ले गया। इसलिए यह स्टॉक बॉल कमाई से सिर्फ 12.5 गुना कारोबार कर रहा था और $1.1 बिलियन के बुक मूल्य के साथ आप 17 गुना स्टॉक खरीद सकते हैं, जो कंपनी की मूर्त संपत्ति के लायक था। स्ट्राइकर एक अलग लीग में थे। पिछले 4 तिमाहियों में कंपनी ने शुद्ध आय में $301 मिलियन उत्पन्न किए थे। स्ट्राइकर का बुक मूल्य $570 मिलियन था। इसलिए कंपनी पिछले 12 महीनों में अपनी कमाई के 30 गुना से कई गुना मोटी कमाई पर कारोबार कर रही थी और इसकी बुक वैल्यू लगभग 16 गुना ज़्यादा थी। दूसरी ओर 1992 से 2001 के अंत तक स्ट्राइकर की कीमत 18.6% सालाना बढ़ी थी, जिससे इसका लाभांश प्रति वर्ष लगभग 21% बढ़ गया था। और 2001 में स्ट्राइकर ने भविष्य के विकास के लिए आधार बनाने के लिए अनुसंधान और विकास पर $142 मिलियन खर्च किए थे। तब क्या इन दोनों शेयरों में गिरावट आई थी? 9 जुलाई और 23 जुलाई 2002 के बीच, जैसा कि वर्ल्डकॉम ने दिवालियेपन में उलटफेर किया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 9096.09 से गिरकर 7702.34, जो कि 15.3% पर नीचे आ गया था। बॉल और स्ट्राइकर की अच्छी खबरें बुरी सुर्खियों और गिरते बाजार में खो गई, जिसने इन दोनों शेयरों को अपने साथ ले लिया। हालांकि बॉल स्ट्राइकर की तुलना में कहीं अधिक सस्ते में समाप्त हो गए। यहाँ सबक यह नहीं है कि बॉल एक चोरी थी और स्ट्राइकर एक जंगली पिच थी। इसके बजाय बुद्धिमान निवेशक को यह पहचानना चाहिए कि बाजार की पैनिक अच्छी कंपनियों जैसे बॉल और महान कंपनियों जैसे स्ट्राइकर के लिए अच्छे दामों के लिए बड़ी कीमतें बना सकते हैं। बॉल 2002 में $51.19 प्रति शेयर पर समाप्त हुए, जो जुलाई के निचले हिस्से से 53% ऊपर थी। स्ट्राइकर ने 47% की बढ़ोतरी के साथ $87.12 पर साल समाप्त किया। हर बार एक समय में मूल्य और विकास स्टॉक समान रूप से बिक्री पर जाते हैं। आप किस विकल्प को पसंद करते हैं, यह काफ़ी हद तक आपके स्वयं के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन प्लेट के दोनों ओर मोल भाव किया जा सकता है। पेयर 7, नॉर्टेल एंड नॉर्टेक। फाइबर ऑप्टिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी नॉर्टेल नेटवर्क्स के लिए 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह आर्थिक रूप से एक स्वर्णिम वर्ष था। फरवरी 2000 तक $150 बिलियन से अधिक के बाजार मूल्य पर नॉर्टेल के स्टॉक ने कमाई के 87 गुना पर कारोबार किया। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी साल 2000 में उत्पादन करेगी। वह अनुमान कितना विश्वसनीय था? नॉर्टेल ने बकाया खातों में जिन ग्राहकों को बिक्री की थी, जिन्होंने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया था, उन्होंने एक वर्ष में $1 बिलियन का भुगतान किया था। कंपनी ने कहा कि वृद्धि 1999 की चौथी तिमाही में बढ़ी हुई बिक्री से प्रेरित थी। हालांकि इन्वेंट्रीज भी $1.2 बिलियन से गुब्बारा हो गई थी, जिसका मतलब है कि नॉर्टेल उन उपकरणों की तुलना में तेजी से उत्पादन कर रहे थे जो बढ़ी हुई बिक्री को अनलोड कर सकते थे। इस बीच नॉर्टेल के लॉन्ग टर्म रिसीवेबल बिलों ने अभी तक बहुवर्षीय अनुबंधों के लिए भुगतान नहीं किया था। $519 मिलियन से
1.4 मिलियन डॉलर पर उछाल गया और नार्टन के लिए लागतों को नियंत्रित करने में मुश्किल समय आ रहा था, जिसकी बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय या ओवरहेड खर्च 1997 में राजस्व का 17.6% से बढ़कर 1999 में 18.7% हो गया था। यह नार्टेक इंक ही था जो ग्लैमर स्पेक्ट्रम के मंद छोर पर सामान का उत्पादन करता है। विनाइल साइडिंग, डोर चाइम्स, एग्जॉस्ट फैन, रेंज हुड्स, ट्रेस कॉम्पैक्टर आदि। 1999 में नार्टेक ने शुद्ध बिक्री में $2 बिलियन में $49 मिलियन कमाए। 1997 में बिक्री की $1.1 बिलियन की शुद्ध आय में $21 मिलियन से ज़्यादा लाभ कमाया, जो नार्टेक के लाभ मार्जिन का 1.9 के साथ लगभग 1/3 बढ़ गई थी, जिससे नार्टेक ने राजस्व के 19.3% से 18.1% तक ओवरहेड खत्म कर दिया था। निष्पक्षता से कहा जाए तो नार्टेक का अधिकांश विस्तार अन्य कंपनियों को खरीदने से आया था, बल्कि आंतरिक विकास से नहीं। नार्टेक के पास $1 मिलियन का ऋण था, जो एक छोटी सी फर्म के लिए एक बड़ा भार था। लेकिन फरवरी 2000 में नार्टेक के शेयर की कीमत 1999 में अपनी कमाई से 5 गुना थी, जो निराशावाद में एक स्वस्थ खुराक जैसी थी। दूसरी ओर नार्टेल की कीमत आने वाले साल में 87 गुना हो सकती है। यह आशावाद का एक बड़ा ओवरडोज था। जब सभी ने ऐसा कहा और किया गया था, तब उन्होंने कहा $1.30 की कमाई के बजाय नारेल ने साल 2000 में प्रति शेयर $1.17 खो दिया। अंत में 2002 में नास्टेल ने लाल निशान में $36 बिलियन से अधिक का खून बहाया था। दूसरी ओर नार्टेक ने 2000 में $41.6 मिलियन, 2001 में $8 मिलियन और 2002 के पहले 9 महीनों में $55 मिलियन कमाए। इसका स्टॉक वर्ष 2002 के अंत तक $28 के शेयर से बढ़कर $45.75 हो गया। जनवरी 2003 में नार्टेक के प्रबंधकों ने कंपनी को निजी कर लिया। सार्वजनिक निवेशकों से सभी शेयर $46 प्रति शेयर पर खरीदे। इस बीच नार्टेल का स्टॉक फरवरी 2000 में $1.61 से बढ़कर वर्ष 2002 के अंत तक $56.81 पर बंद हुआ। पेयर 8 रेड हैट और ब्राउन शूज। 11 अगस्त 1999 को रेड हैट इंक लिनक्स सॉफ्टवेयर के एक डेवलपर ने पहली बार जनता को स्टॉक बेचा। रेड हैट रेड हॉट थे। शुरुआत में $60 की पेशकश की गई। शेयर $23 पर कारोबार के लिए खुले और $26.031 पर बंद हुआ। एक ही दिन में 272% का लाभ। रेड हार्ट का स्टॉक पिछले 18 वर्षों में ब्राउन शूज से अधिक हो गया था। 9 दिसंबर तक रेड हार्ट के शेयर 4 महीनों में $143.13 पर 1944% तक हिट हुए। ब्राउन शूज इस बीच, जिसकी दोनों लेस एक साथ बंधी हुई थी, 1878 में स्थापित कंपनी बस्टर ब्राउन के जूते बनाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 1300 फुटवेयर स्टोर चलाती है। 11 अगस्त को ब्राउन शूज का स्टॉक $17.50 प्रति शेयर था, जो 9 दिसंबर तक घटकर $14.31 हो गया। 1999 में ब्राउन शू के शेयर 17.6% अंक तक गिर गए। यहाँ एक कूल नाम और गर्म स्टॉक के अलावा रेड हार्ट के निवेशकों को क्या मिला? 30 नवंबर को समाप्त होने वाले 9 महीनों में कंपनी ने राजस्व में $13 मिलियन का उत्पादन किया, जिस पर उसे $9 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ। रेड हार्ट का व्यवसाय सड़क के किनारे वाले डेलिकेटसन की तुलना में मुश्किल से ही उससे बड़ा था और बहुत कम आकर्षक था, लेकिन व्यापारियों, जिन्हें सॉफ्टवेयर और इंटरनेट जैसे शब्दों ने प्रेरित किया था, ने 9 दिसंबर तक रेड हैट के शेयर का कुल मूल्य $21.3 बिलियन तक पहुंचा दिया। पिछली 3 तिमाहियों में कंपनी के शुद्ध बिक्री में $1.2 बिलियन और कमाई में $32 मिलियन का उत्पादन किया था। ब्राउन शू के पास लगभग डॉलर नगद और अचल संपत्तियों के हिस्से थे। बच्चे अभी भी बस्टर ब्राउन जूते खरीद रहे थे, फिर भी 9 दिसंबर को ब्राउन शू के स्टॉक का कुल मूल्य $261 मिलियन था। बमुश्किल रेड हार्ट का आकार भले ही ब्राउन शू के पास रेड हार्ट के राजस्व का 100 गुना था,
उस कीमत पर ब्राउन शू की वार्षिक आय का 7.6 गुना और इसकी वार्षिक आय का 1/4 से भी कम मूल्य था। दूसरी ओर रेड आर्ट का कोई लाभ नहीं था, जबकि इसका स्टॉक इसकी वार्षिक बिक्री से 1000 गुना से अधिक पर बिक रहा था। रेड आर्ट कंपनी ने लाल निशान को दबाए रखा और इसे जल्द ही शेयर भी किया। हालांकि ब्राउन शू ने अधिक मुनाफा कमाया और इस तरह इसके शेयर धारकों ने भी। इन सभी से हमने क्या सीखा? बाजार ने अल्पावधि में ग्राहम के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन उन्हें हमेशा अंत में मान लेते हैं। यदि आप किसी शेयर को शुद्ध रूप से खरीदते हैं क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, तो यह पूछने के बजाय कि अंतर्निहित कंपनी का मूल्य बढ़ रहा है या नहीं, इसके तुरंत बाद में आपको बेहद खेद होगा। यह एक संभावना नहीं है, यह एक निश्चिंतता है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 19, शेयरधारक और प्रबंधन की लाभांश नीति। HindiAudiobook.com। सबसे खतरनाक असत्य यह है कि सत्य थोड़े विकृत होते हैं। G.C. लिंचेबर्ग। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का कोई भी अन्य हिस्सा ग्राहम द्वारा इससे अधिक तेजी से नहीं बदला गया था। पहले संस्करण में यह अध्याय 1 में से एक था, जिसमें लगभग 34 पृष्ठ थे। अपने अंतिम संशोधित संस्करण के द्वारा मूल खंड शेयरधारकों के अधिकार, कारपोरेट प्रबंधन की गुणवत्ता को पहचानने के तरीके और अंदरूनी सूत्रों और बाहरी निवेशकों के बीच हितों के टकराव का पता लगाने वाली तकनीकों के बारे में बताता है। हालांकि ग्राहम ने पूरी चर्चा को लाभांश के बारे में 8 से कम पृष्ठों पर वापस पूरा कर दिया। ग्राहम ने अपने मूल तर्क की 3/4 से अधिक कटौती क्यों की? दशकों के प्रबोधनों के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से उम्मीद छोड़ दी थी कि निवेशक कभी भी कॉरपोरेट प्रबंधकों के व्यवहार की निगरानी में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। लेकिन घोटाले की नवीनतम महामारी, जिसमें AOL, एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग, स्प्रिंट, टाइको और वर्ल्डकॉम जैसी प्रमुख फर्मों पर प्रबंधकीय दुर्व्यवहार, शेडी अकाउंटिंग या टैक्स मैन्यूवेयर के आरोपों में एक स्पष्ट चेतावनी है कि ग्राहम के पहले शाश्वत सतर्कता की आवश्यकता के बारे में चेतावनी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आइए वापस देखते हैं और आज की घटनाओं के प्रकाश में उनकी चर्चा करते हैं। थ्योरी बनाम प्रैक्टिकल। ग्राहम ने अपनी मूल पुस्तक की शुरुआत द वेस्ट एज बिजनेस ओनर की चर्चा करते हुए सिद्धांत स्टॉक होल्डर एक वर्ग के रूप में राजा है में बहुमत के रूप में कार्य करते हुए वे हायर एंड फायर प्रबंधन को अपनी इच्छा से पूरी तरह से झुका सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में ग्राहम कहते हैं शेयरधारक एक पूर्ण वॉश आउट है। एक वर्ग के रूप में वे न तो बुद्धिमान दिखते हैं और न ही सतर्क। वे प्रबंधन जो भी सिफारिश करता है, चाहे उस प्रबंधन का रिकॉर्ड कितना ही खराब क्यों न हो, उनके लिए वे शैपलीक फैशन में वोट करते हैं। औसत अमेरिकी शेयरधारक को किसी भी स्वतंत्र रूप से बुद्धिमान कार्रवाई के लिए प्रेरित करने का एकमात्र तरीका उसके तहत एक पटाखा विस्फोट करके होगा। हम विरोधाभासी तथ्य को इंगित करने का विरोध नहीं कर सकते हैं, जो लगता है कि भगवान ही अमेरिकी शेयरधारकों की तुलना में अधिक व्यवहारिक व्यवसायी है। ग्राहम चाहते हैं कि आपको कुछ बुनियादी लेकिन अविश्वसनीय रूप से गहरा एहसास हो। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसके प्रबंधक CEO तक सभी आपके लिए काम करते हैं। इसके निदेशक मंडल को आपको जवाब देना चाहिए। इसका कैश आपके पास है। इसके व्यवसाय आपकी संपत्ति है। यदि आपको यह पसंद नहीं है कि आपकी कंपनी का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, तो आप यह मांग करने का अधिकार रखते हैं कि प्रबंधकों को निकाल दिया जाए, निदेशकों को बदल दिया जाए या संपत्ति बेच दी जाए। ग्राहम की घोषणा के अनुसार स्टॉक होल्डर्स को जागते रहना चाहिए। इंटेलिजेंट मालिक। आज के निवेशक ग्राहम के संदेश को भूल गए हैं। उन्होंने अपना अधिकांश प्रयास स्टॉक खरीदने में व बहुत थोड़ा बेचने में लगाया है। निश्चित रूप से ग्राहम हमें याद दिलाते हैं कि स्टॉक होल्डर बनने के उतने ही कारण हैं जितने के देखभाल और निर्णय लेने के लिए चाहिए होते हैं। तो आपको एक बुद्धिमान निवेशक से एक बुद्धिमान मालिक बनने के लिए क्या करना चाहिए? यह बताने से शुरू करते हैं कि इसके लिए केवल 2 बुनियादी प्रश्न हैं। पहला, क्या प्रबंधन यथोचित कुशल है? दूसरा, क्या औसत शेयरधारक के हितों को उचित मान्यता मिल रही है? आपको अपने उद्योग में
समान कंपनियों से प्रत्येक कंपनी की लाभप्रदता, आकार और प्रतिस्पर्धा की तुलना करके प्रबंधन की दक्षता को नापना चाहिए। क्या होगा यदि आप निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रबंधक अच्छे नहीं हैं, तब ग्राहम आपको क्या बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए? पहला, अधिक पर्याप्त स्टॉक होल्डरों में से कुछ को आश्वस्त होना चाहिए कि एक बदलाव की आवश्यकता है और उस बिंदु की ओर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक होल्डर्स की रैंक और फाइल को प्रॉक्सी सामग्री को पढ़ने और दोनों पक्षों के तर्कों को तोलने के लिए पर्याप्त खुला होना चाहिए। उन्हें कम से कम यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी कंपनी कब तक असफल रही है, जो इनकम्बेंट मैनेजमेंट के प्रति समर्पण के रूप में कृत्रिम अपराधों से अधिक की मांग करने के लिए तैयार हैं। तीसरा, यह सबसे सहायक होगा कि जब आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि परिणाम औसत से नीचे हैं, और अगर यह बाहर के व्यवसाय इंजीनियरों को नीतियों और प्रबंधन की क्षमता पर पारित करने के लिए कॉल करने का रिवाज बन गया, तब भी। प्रॉक्सी सामग्री क्या है और ग्राहम यह क्यों जोर देते हैं कि आप इसे पढ़ें? एक प्रॉक्सी विवरण में एक कंपनी अपनी वार्षिक बैठक के लिए एजेंडे की घोषणा करती है और प्रबंधकों और निदेशकों के मुआवजे और स्टॉक स्वामित्व के बारे में विवरणों का खुलासा करती है। साथ ही अंदरूनी सूत्रों और कंपनी के बीच लेन देन भी करती है। तब कंपनी यह प्रॉक्सी प्रत्येक शेयर धारक को भेजती है, जिसके माध्यम से शेयर धारकों को वोट करने के लिए कहा जाता है कि किस लेखा फर्म को पुस्तकों का लेखा परीक्षण करना चाहिए और निदेशक मंडल में किसे सेवा प्रदान करनी चाहिए। यदि आप प्रॉक्सी पढ़ते समय अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो यह दस्तावेज कोयले की खान में एक कैनरी की तरह होता है। यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जो यह संकेत देती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। फिर भी औसतन सभी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 1/3 और आधे के बीच अपने प्रॉक्सी को वोट करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या वे उन्हें पढ़ते हैं? अपने प्रॉक्सी को समझना और वोट करना हर एक बिट के रूप में एक बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए एक मौलिक आवश्यकता है, क्योंकि समाचार का पालन करना और अपने विवेक को वोट देना एक अच्छा नागरिक होना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के 10% के मालिक हैं या केवल 1% के मालिक हैं। यदि आप कभी भी खुद के शेयर के प्रॉक्सी को नहीं पढ़ते हैं और कंपनी बस्ट हो जाती है, तो आपको जिस व्यक्ति को दोषी ठहराना चाहिए वह आप खुद ही हैं। यदि आप प्रॉक्सी पढ़ते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं जो आपको परेशान करती है, तो प्रत्येक निर्देशक के खिलाफ वोट दें ताकि आप उन्हें अस्वीकार कर सकें, और वार्षिक बैठक में भाग लें और अपने अधिकारों के लिए बोलें। और स्टॉक को समर्पित एक ऑनलाइन संदेश बोर्ड खोजें, जैसे कि finance.yahoo.com पर, और अन्य निवेशकों को उनके कारण में शामिल होने के लिए मीटिंग या रैली का आयोजन करें। ग्राहम का एक और विचार भी था जो आज के निवेशकों को लाभ दे सकता है। एक या अधिक पेशेवर और स्वतंत्र निवेशकों के चयन के माध्यम से प्राप्त होने वाले फायदे ये हैं कि आपको या किसी को व्यापक व्यावसायिक अनुभव होने चाहिए जो उद्यम की आवश्यकताओं पर एक ताज़ा और विशेषज्ञ नज़र डाल सकें। उन्हें एक अलग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जो सीधे स्टॉक होल्डर को संबोधित की जाए और प्रमुख प्रश्न पर उनके विचार रखें जो उद्यम के मालिकों को चिंतित करता है। क्या व्यवसाय बाहरी स्टॉक होल्डर के लिए परिणाम दिखा रहा है जो उचित प्रबंधन के तहत इसकी उम्मीद की जा सकती है? यदि नहीं, तो क्यों और इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए? कोई केवल उस अड़चन की कल्पना कर सकता है जो कि ग्राहम का प्रस्ताव कारपोरेट कारणियों और गोल्फिंग दोस्तों के बीच होगा जो आज के स्वतंत्र निदेशकों में से कई का गठन करते हैं। वैसे यह किसका पैसा है? अब ग्राहम की दूसरी कसौटी पर नजर डालते हैं। चाहे प्रबंधन बाहरी निवेशकों के सर्वोत्तम हित में काम करता हो, तब भी प्रबंधकों ने हमेशा शेयर धारकों को बताया है कि उन्हें कंपनी की नकदी के साथ क्या करना है वे अच्छी तरह से जानते हैं। ग्राहम ने इस प्रबंधकीय दुर्भावना के माध्यम से यह देखा, एक कंपनी का प्रबंधन व्यवसाय को अच्छी तरह से चला सकता है और फिर भी बाहर के स्टॉक होल्डर्स को उनके लिए सही परिणाम नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी दक्षता संचालन तक ही सीमित है और यह पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग तक सीमित नहीं है। कुशल संचालन का उद्देश्य कम लागत पर उत्पादन करना और बेचने के लिए सबसे अधिक लाभदायक रास्ता ढूंढना है। कुशल वित्त के लिए आवश्यक है कि स्टॉक होल्डर्स का पैसा उनके हित के लिए सबसे उपयुक्त रूपों में काम करे। यह एक ऐसा सवाल है
जिसमें प्रबंधन की बहुत कम रुचि होती है। वास्तव में यह लगभग हमेशा मालिकों से उतनी ही पूंजी चाहता है जितना कि वह अपनी वित्तीय समस्याओं को कम करने के लिए संभवतः प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार विशिष्ट प्रबंधन आवश्यकता से अधिक पूंजी के साथ काम करेगा। अगर स्टॉक धारक इसे अनुमति देते हैं तो वे अक्सर ऐसा करेंगे। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रबंधन ने इस डैडी नोज बेस्ड रवैये को एक नए टॉप पर ले गए। यह तर्क इस तरह से चला, आपको लाभांश की मांग क्यों करनी चाहिए जब हम उस नकदी को आपके लिए निवेश कर सकते हैं और इसे बढ़ते शेयर मूल्य में बदल सकते हैं। जिस तरह से हमारे स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है उस पर गौर करें। इससे यह साबित होता है कि हम आपके पैनी को डॉलर में बदल सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से निवेशक इसके लिए हुक, लाइन और सिंकर हो गए। डैडी नोज बेस्ड इस तरह का सुसमाचार बन गया जो 1999 तक केवल 3.7% कंपनियों ने पहली बार जनता को अपना स्टॉक बेचा जिन्होंने लाभांश का भुगतान किया। 1960 के दशक में सभी आईपीओ औसतन 72.1% से नीचे थे। बस देखें कि लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनियों का प्रतिशत दूर हो गया। लेकिन डैडी नोज बेस्ड चारपाई के अलावा कुछ भी नहीं था। जबकि कुछ कंपनियों ने अपने नकदी को अच्छे उपयोग के लिए रखा, कई और दो अन्य श्रेणियों में चले गए। जो पहली थी कि वे बस इसे बर्बाद कर रहे थे और दूसरी थी जो इसके तेजी से ढेर लगा रहे थे लेकिन वे संभवतः इसे खर्च कर सकते थे। पहले समूह में उदाहरण के लिए किराने का सामान और गैसोलीन में नासमझ उद्यम शुरू करने के बाद साल 2000 में $67 मिलियन का नुकसान हुआ। जबकि Amazon.com ने वेबवेन जैसे डॉट कॉमों में अपने निवेशकों के धन का कम से कम $233 मिलियन निवेश करके नष्ट कर दिया। Ashford.com ने रिकॉर्ड अब तक के दो सबसे बड़े नुकसान 2001 में JDS यूनिसेफ के $56 बिलियन और AOL टाइम वार्नर के $99 बिलियन खत्म कर दिए। 2002 के बाद कंपनियों ने लाभांश का भुगतान नहीं करने का फैसला किया। जब अन्य कंपनियों के साथ विलय करने के लिए ऐसे समय में जब उनके शेयरों का अत्यधिक प्रचलन हुआ। दूसरे समूह में विचार करें कि 2001 के अंत तक ओरेकल कॉरपोरेशन ने $5 बिलियन नकद जमा किया था। सिस्को सिस्टम ने कम से कम $7.5 बिलियन जमा किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने $38.2 बिलियन की नकदी का पहाड़ बना दिया था जो औसतन $2 मिलियन प्रति घंटे से अधिक बढ़ रहा था। वैसे भी बिल गेट्स एक दिन में कितनी बारिश की उम्मीद कर रहे थे। इसलिए वास्तविक सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कई कंपनियां यह नहीं जानती है कि अतिरिक्त रिटर्न में अतिरिक्त नकदी को कैसे बदला जाए। सांख्यिकीय साक्ष्य हमें बताता है कि मनी मैनेजर रॉबर्ट आर्नोल्ड और क्लिफोर्ड एसेंस द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि जब मौजूदा लाभांश कम होते हैं तो भविष्य की कारपोरेट आय भी कम हो जाती है और जब मौजूदा लाभांश अधिक होते हैं तो भविष्य की कमाई भी होती है। 10 वर्ष की अवधि में आय वृद्धि की औसत दर 3.9 अंक अधिक थी जब लाभांश कम होने पर भी लाभांश अधिक थे। कोलंबिया के लेखा प्राध्यापक डोरोन निसिमोर अमीर जीव ने पाया कि जो कंपनियां अपने लाभांश को बढ़ाती है उनमें न केवल बेहतर स्टॉक रिटर्न होते हैं बल्कि लाभांश वृद्धि कम से कम 4 साल के लिए लाभांश परिवर्तन के बाद भविष्य के मुनाफे से जुड़ी होती है। संक्षेप में अधिकांश प्रबंधक तब गलत होते हैं जब वे कहते हैं कि वे आपकी नकदी को आपके उपयोग की तुलना में बेहतर उपयोग पर लगा सकते हैं। लाभांश का भुगतान करना महान परिणामों की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इससे पहले कि वे इसे या तो दूर कर सकते हैं या प्रबंधकों के हाथों से कम कुछ नकद निकालकर विशिष्ट स्टॉक की वापसी में सुधार करते हैं। कम पर बेचना, अधिक पर खरीदना। इस तर्क के बारे में कि कंपनियां अपने शेयरों को वापस खरीदकर बेहतर उपयोग के लिए अतिरिक्त नकदी कैसे डाल सकती है। जब कोई कंपनी अपने स्टॉक में से कुछ का पुनर्खरीद करती है तो इससे उसके बकाया शेयरों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ तक कि अगर इसकी शुद्ध आय फ्लैट रहती है तो कंपनी की प्रति शेयर आय बढ़ेगी क्योंकि इसकी कुल कमाई कम शेयरों में फैलेगी। बदले में यह स्टॉक मूल्य को भी ऊपर उठाती है। लाभांश के विपरीत अभी तक बेहतर यह है कि एक बाईबैक उन निवेशकों के लिए कर मुक्त है जो अपने शेयरों को नहीं बेचते हैं। इस प्रकार यह उनके कर बिल को बढ़ाए बिना उनके स्टॉक के मूल्य को बढ़ाता है और अगर शेयर सस्ते हैं तो उन्हें पुनर्खरीद करने के लिए अतिरिक्त नकद खर्च करना
कंपनी की पूंजी का एक उत्कृष्ट उपयोग होता है। यह सब सिद्धांत में सच है। दुर्भाग्य से वास्तविक दुनिया में शेयर बायबैक एक ऐसे उद्देश्य की सेवा के लिए आए हैं जिसे केवल पापी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब जब स्टॉक ऑप्शन की ग्रांट एग्जीक्यूटिव मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा बन गई है, तो कई कंपनियां, विशेष रूप से हाईटेक उद्योगों में उन स्टॉक ऑप्शंस का उपयोग करने वाले प्रबंधकों को देने के लिए सैकड़ों लाखों शेयर जारी करने चाहिए। लेकिन इससे शेयरों की संख्या बकाया हो जाएगी और प्रति शेयर कमाई कम हो जाएगी। इसका कमजोर पड़ने का प्रतिकार करने के लिए कंपनियों को वापस मुड़ना चाहिए और खुले बाजार में लाखों शेयरों की पुनर्खरीद करनी चाहिए। साल 2000 तक कंपनियां 1980 में 4.8% तक अपने स्वयं के शेयरों को पुनर्खरीद करने के लिए अपनी कुल शुद्ध आय का 41.8% खर्च कर रही थी। एक नज़र सॉफ्टवेयर दिग्गज ओरेकल कॉर्पोरेशन पर डालते हैं। 1 जून 1999 और 31 मई 2000 के बीच ओरेकल ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को 101 मिलियन शेयर जारी किए और $484 मिलियन की लागत से कर्मचारियों को 26 मिलियन और अन्य को अन्य $26 मिलियन दिए। इस बीच प्रति शेयर आय के विकल्प को प्रति शेयर अपनी आय को कम करने से रोकने के लिए ओरेकल ने $5.3 बिलियन यानी उस वर्ष के कुल राजस्व का 52% खर्च किया। स्टॉक के 290.7 मिलियन शेयरों को वापस खरीदने के लिए ओरेकल ने 3.53% प्रति शेयर की औसत कीमत पर अंदरूनी सूत्रों को स्टॉक जारी किया और इसे $18.26 की औसत कीमत पर दोबारा खरीद लिया। कम पर बेचें, उच्च पर खरीदें। क्या यह शेयर धारक के मूल्य को बढ़ाने का कोई तरीका है? 2002 तक ओरेकल का स्टॉक साल 2000 के अपने मूल्य के आधे से भी कम हो गया था। अब जब इसके शेयर सस्ते थे तो ओरेकल ने और स्टॉक खरीदने की जल्दबाजी की। 1 जून 2001 और 31 मई 2002 के बीच ओरेकल ने अपने पुनर्खरीद को 2.8 बिलियन पर काट दिया। जाहिर तौर पर क्योंकि इससे अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस वर्ष कम विकल्पों का उपयोग किया था, दर्जनों अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों के समान कम पर बेचना, उच्च पर खरीद पैटर्न स्पष्ट था। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पर 2 आश्चर्यजनक कारक काम कर रहे हैं, जिनमें पहला है कंपनियों को तब कर में छूट मिलती है जब अधिकारी और कर्मचारी स्टॉक विकल्पों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए साल 2000 के बाद से 2002 के वित्तीय वर्ष में ओरेकल ने कर लाभ में $1.69 बिलियन का भुगतान किया, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों ने ऑप्शंस पर कैश किया था। स्प्रिंग कॉर्प्स ने 1999 और 2000 में ऑप्शन मुनाफे में $1.9 बिलियन में बंद अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में कर लाभ में $678 मिलियन का निवेश किया। दूसरा, स्टॉक ऑप्शन के साथ भारी मुआवजा देने वाले एक वरिष्ठ कार्यकारी के पास लाभांश पर स्टॉक बाईबैक के पक्ष में एक निहित स्वार्थ होता है, जो इस तरह है कि तकनीकी कारणों से मूल्य में ऑप्शंस बढ़ते हैं जब किसी शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव अधिक चरम पर होता है, जो एक शेयर की कीमत की अस्थिरता को घटाता है। इसलिए यदि प्रबंधक लाभांश में वृद्धि करते हैं तो वे अपने स्वयं के स्टॉक विकल्पों के मूल्य को कम कर देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सीईओ वेतन लाभांश की तुलना में बहुत अधिक स्टॉक खरीदेंगे, चाहे इस बात की परवाह किए बिना कि शेयर कितने ओवरलेव्ड हो सकते हैं या बाहर के शेयर धारकों के संसाधनों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। उनके पसंद के ओपन ऑप्शंस रखें। अंत में डूबे हुए निवेशकों ने अपनी कंपनियों को ओवरपे अधिकारियों को उन तरीकों से मुक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से दिया है जो बस अचेतन थे। साल 1997 में एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स कंपनी के अंतरिम मुख्य कार्यकारी के रूप में कंपनी में वापस आए। पहले से ही एक धनी व्यक्ति जॉब्स ने प्रति वर्ष $1 का नगद वेतन लेने पर जोर दिया। 1999 के अंत में किसी भी मुआवजे के बिना पिछले 2.5 सालों के लिए सीईओ के रूप में कार्य करने के लिए जॉब्स को बोर्ड ने उन्हें धन्यवाद के साथ गल्फ स्ट्रीम जेट देने का फैसला किया, जो $90 मिलियन की कंपनी की लागत पर प्रस्तुत किया गया था। अगले महीने जॉब्स अपने नौकरी के शीर्ष से अंतरिम छोड़ने के लिए सहमत हुए और बोर्ड ने उन्हें 20 मिलियन शेयरों पर ऑप्शंस के साथ पुरस्कृत किया। इस तरह के ऑप्शंस अनुदान के पीछे सिद्धांत बाहरी निवेशकों के साथ प्रबंधकों के हितों को संरक्षित करना है। यदि आप एक बाहरी एप्पल शेयरधारक हैं तो आप चाहते हैं कि इसके प्रबंधकों को केवल तभी पुरस्कृत किया जाए जब एप्पल का स्टॉक बेहतर प्रतिफल अर्जित करे।
संभवतः आपके और कंपनी के अन्य मालिकों के लिए कुछ और उचित नहीं हो सकता है। लेकिन वैनगार्ड फंड के पूर्व अध्यक्ष जॉन बोगल बताते हैं, लगभग सभी प्रबंधक अपने विकल्पों का उपयोग करने के तुरंत बाद प्राप्त स्टॉक को बेचते हैं। तत्काल लाभ के लिए लाखों शेयरों को डंप करना संभवतः कंपनी के वफादार दीर्घकालीन शेयर धारकों के साथ उनके हितों की रक्षा कैसे कर सकता है। जॉब्स के मामले में यदि एप्पल स्टॉक 2010 की शुरुआत में सालाना 5% की दर से बढ़ता है तो वह $548.3 मिलियन में अपने ऑप्शंस को भुना सकेंगे। दूसरे शब्दों में, भले ही एप्पल का शेयर कुल शेयर बाजार के आधे से अधिक दीर्घकालीन औसत प्रतिफल से बेहतर कमाई करता हो, जॉब्स एक आधे बिलियन डॉलर के विंडफॉल को उतारेंगे। क्या यह एप्पल के शेयर धारकों के साथ अपने हितों को रक्षित करता है या उस भरोसे को खराब करता है जो एप्पल के शेयर धारकों ने निदेशक मंडल पर रखा है। प्रॉक्सी स्टेटमेंट को सतर्कता से पढ़ते हुए बुद्धिमान मालिक किसी भी कार्यकारी मुआवजे की योजना के खिलाफ मतदान करेगा जो कंपनी के 3% से अधिक शेयर को प्रबंधकों को बकाया में बदलने के लिए विकल्प अनुदान का उपयोग करता है। इसके लिए आपको किसी भी योजना को वीटो करना चाहिए जो बेहतर परिणामों के उचित और स्थायी उपाय पर विकल्प अनुदान नहीं बनाता है। कम से कम 5 साल की अवधि के लिए एक ही उद्योग में औसत स्टॉक को बेहतर बनाने के लिए कोई भी सीईओ कभी खुद को अमीर नहीं बना सकता है यदि उसने आपके लिए खराब परिणाम उत्पन्न किए हैं। अंतिम विचार, ग्राहम के इस सुझाव को फिर से देखें कि प्रत्येक कंपनी के स्वतंत्र बोर्ड के सदस्यों को शेयर धारकों को लिखित रूप से इस बात की सूचना देनी चाहिए कि क्या उसके सही मालिकों की ओर से व्यवसाय का प्रबंधन ठीक से किया है। तब क्या होगा यदि स्वतंत्र निदेशक भी लाभांश और शेयर पुनर्खरीद पर कंपनी की नीतियों को सही ठहराने लगे। क्या होगा अगर उन्हें यह वर्णन करना होगा कि उन्होंने कैसे निर्धारित किया है कि कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक ओवरपेड नहीं थे। और तब क्या होगा अगर हर निवेशक एक बुद्धिमान मालिक बने और वास्तव में उस रिपोर्ट को पढ़ें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 20, सुरक्षा का मार्जिन के रूप में निवेश की केंद्रीय अवधारणा। यदि हम अनपेक्षित संभावनाओं के ब्रह्मांड में अप्रत्याशित का अनुमान लगाने या अप्रत्याशित की उम्मीद करने में विफल रहते हैं तो हम खुद को किसी की दया या ऐसी किसी चीज की दया पर निर्भर मान सकते हैं जिसे क्रमबद्ध, श्रेणीबद्ध या आसानी से देखा नहीं जा सकता। एजेंट फॉक्स मोल्डर। सबसे पहले होना नहीं है। जोखिम क्या है? आपको इस बात का उत्तर उस आधार पर मिलेगा कि आपने इस प्रश्न को कब और कहां पूछा है। जैसे 1999 में जोखिम का मतलब पैसा खोना नहीं था, इसका मतलब किसी और से कम पैसा कमाना था। कई लोगों को डर था कि एक दिन उनसे बारबेक्यू टकराएगा और तब वे दिन ब दिन ट्रेडिंग करेंगे और .com के शेयरों से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर 2003 के जोखिम से काफ़ी हद तक यह मतलब निकल गया कि शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। तब तक कितने भी नीचे गिरते रहो जब तक कि जो कुछ तुम्हारे पास बचा था वह भी चला जाए और आपको पता भी न चले। हालांकि इसका अर्थ लगभग चंचल और उतार चढ़ाव वाला हो सकता है क्योंकि वित्तीय बाजार खुद को जोखिम में डालते हैं। जोखिम में कुछ गहरा और स्थायी गुण होता है। जो लोग सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं और वे बुल बाजार में सबसे बड़ा लाभ कमाते हैं वे लगभग हमेशा बेयर बाजार में सबसे खराब रूप से चोटिल होते हैं। और एक बार जब आप बहुत ज़्यादा पैसे खो देते हैं तो आपको एक कठिन दौड़ या कैसीनो जुआरी की तरह उसे वापस पाने के लिए और भी सख्त हो जाना चाहिए। आपको तब तक लगे रहना चाहिए जब तक आप अभूतपूर्व रूप से कामयाब नहीं होते। तब तक इसके लिए एक नुस्खा है। जब वार्टहाइम एंड कंपनी के प्रसिद्ध फाइनेंसर जेके क्लिंगस्टेन के लंबे करियर में सब कुछ जानने के लिए पूछा गया कि अमीर कैसे बने, तो क्लिंगस्टेन ने जवाब दिया, हार मत मानो। मतलब कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा स्टॉक खरीदते हैं जो आपको लगता है कि एक वर्ष में 10% बढ़ सकता है, भले ही बाजार केवल 5% सालाना बढ़ता हो। दुर्भाग्य से आप इतने उत्साही हैं कि आप बहुत अधिक कीमत चुकाते हैं और स्टॉक पहले साल में ही मूल्य का 50% खो देता है। यहाँ तक कि अगर स्टॉक तब भी बाजार की वापसी को दुगना कर देता है तो बाजार से आगे निकलने में आपको 16 से अधिक साल लगेंगे क्योंकि आपने बहुत अधिक भुगतान किया है
और शुरुआत में बहुत अधिक खो दिया है। कुछ पैसे खोना निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक होने के लिए आपको यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप कभी भी अपने पैसों का नुकसान न करें। हिंदू धर्म में धन की देवी लक्ष्मी को अक्सर फाइबर स्ट्रिप्स पर खड़े होकर चित्रित किया जाता है, जो पलक झपकते ही दूर हो जाती है। उसे प्रतीकात्मक रूप से रखने के लिए लक्ष्मी के कुछ भक्त उनकी प्रतिमा को कपड़े की पट्टियों से ढक देंगे या फर्श पैर पर रख देंगे। बुद्धिमान निवेशक के लिए ग्राहक की सुरक्षा का मार्जिन एक ही कार्य करता है, जिससे किसी निवेश के लिए बहुत अधिक भुगतान करने से इनकार करके आप उन अवसरों को कम कर देते हैं जिनसे आपका धन कभी भी नष्ट हो जाएगा या अचानक नष्ट हो जाएगा। इस पर विचार करें। दिसंबर 1999 में समाप्त होने वाली 4 तिमाहियों में फाइबर ऑप्टिक्स कंपनी JDS यूनिफेज कॉर्प ने शुद्ध बिक्री में $673 मिलियन कमाए, जिस पर इसे $313 मिलियन का नुकसान हुआ। इसकी कुल मूर्त संपत्ति $1.5 बिलियन थी। फिर भी 7 मार्च 2000 को JDS यूनिफेज के शेयर में $153 का हिस्सा था, जिससे कंपनी को कुल $143 बिलियन का कुल बाजार मूल्य मिला। और फिर न्यू एरा के शेयरों की तरह यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो कोई भी उस दिन इसे खरीदता था और 2002 के अंत तक उससे जुड़ा रहता, उसने इन संभावनाओं का सामना किया। यदि आपने 7 मार्च 2000 को JDS यूनिफेज को $153.421 के अपने चरम मूल्य पर खरीदा था और फिर भी इसे साल 2002 के अंत तक रखा, तो वापसी की विभिन्न वार्षिक औसत दरों पर आपको अपनी खरीद मूल्य पर वापस आने में कितना समय लगेगा। यहाँ तक कि 10% वार्षिक रिटर्न की मजबूत दर पर इस अति खरीद पर भी 43 साल से अधिक समय लगेगा। जोखिम हमारे स्टॉक में नहीं बल्कि अपने खुद में है। जोखिम दूसरे आयाम में मौजूद है, यानी आपके अंदर। यदि आप यह समझते हैं कि आप वास्तव में किसी निवेश को कितना बेहतर समझते हैं या कीमतों में एक अस्थायी गिरावट को संभालने की आपकी क्षमता में नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या बाजार कैसा है। अंततः वित्तीय जोखिम यह तय करता है कि आपके पास किस प्रकार के निवेश हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में जोखिम क्या है, तो अपने नज़दीकी बाथरूम में जाएं और दर्पण को देखें। कांच से जो आपको देख रहा है वही जोखिम है। जैसा कि आप खुद को आईने में देखते हैं, वैसे आपको क्या देखना चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल काहनमैन उन 2 कारकों की व्याख्या करते हैं जो अच्छे निर्णय लेते हैं। पहला, सही तरह से कैलिब्रेटेड आत्मविश्वास। क्या मुझे यह निवेश समझ में आता है और मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। दूसरा, सही प्रत्याशित पछतावा। अगर मेरा विश्लेषण गलत निकला तो मैं कैसे प्रतिक्रिया करूँगा। क्या पता लगाने के लिए कि क्या आपका आत्मविश्वास अच्छी तरह से कैलिब्रेट किया गया है, दर्पण में देखें और खुद से पूछें, क्या संभावना है कि आपका विश्लेषण सही है। पहला, मेरे पास कितना अनुभव है। अतीत में इसी तरह के फैसलों के साथ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दूसरा, अन्य लोगों का विशिष्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जिन्होंने अतीत में यह कोशिश की है। तीसरा, अगर मैं खरीद रहा हूँ तो कोई और बेच रहा है, यह कैसे संभव है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो इस दूसरे व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता है। चौथा, अगर मैं बेच रहा हूँ तो कोई और खरीद रहा है, यह कैसे संभव है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो इस दूसरे व्यक्ति या कंपनी को नहीं पता है। पांचवा, क्या मैंने गणना की है कि मेरे करों और व्यापार की लागतों के बाद भी इस निवेश को खरीदने के लिए मुझे कितना निवेश करने की आवश्यकता है। अब आईने में देखें कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने पछतावे का सही अनुमान लगाता है। अपने आप से पूछने से शुरुआत करें, क्या मैं पूरी तरह से परिणामों को समझ सकता हूँ। यदि मेरा विश्लेषण गलत हो गया है तो नंबर 1, अगर मैं सही हूँ तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं गलत हूँ। समान निवेशों के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर मैं कितना खो सकता हूँ। दूसरा, क्या मेरे पास अन्य निवेश हैं जो मुझे इस बात से रूबरू कराएंगे कि क्या यह निर्णय गलत निकला। क्या मैं पहले से ही स्टॉक, बॉन्ड या फंड को अपने पास सिद्ध रिकॉर्ड के साथ रखता हूँ। जब मैं जिस तरह के निवेश पर विचार कर रहा हूँ जो नीचे जाता है, क्या मैं इस नए निवेश के साथ अपनी बहुत अधिक पूंजी जोखिम में डाल रहा हूँ। तीसरा,
जब मैं खुद से कहता हूँ आपको जोखिम के लिए एक उच्च सहिष्णु होना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैंने कभी किसी निवेश पर बहुत पैसा खो दिया है? इसे कैसे महसूस किया? क्या मैंने अधिक खरीदा या क्या मैंने जमानत दी? चौथा, क्या मैं अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा कर रहा हूँ कि मुझे गलत समय पर असहज होने से रोके? या क्या मैंने निवेश अनुबंध पर हस्ताक्षर करके और डॉलर के जरिए अपने स्वयं के औसत लागत व्यवहार को अग्रिम रूप से नियंत्रित किया है? मनोवैज्ञानिक पॉल स्लोविक के शब्दों में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जोखिम दो अवयवों की समान खुराक से पीसा जाता है, संभाव्यता और परिणाम। निवेश करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने वास्तविक रूप से सही होने की अपनी संभावना का आंकलन किया है और आप गलत होने के परिणामों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। बर्नस्टीन का निष्कर्ष यह है कि अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने में परिणामों को संभावनाओं पर हावी होना चाहिए। हम भविष्य को कभी भी नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार ग्राहम ने आपको यह हर बात में याद दिलाया है कि बुद्धिमान निवेशक को केवल विश्लेषण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। यदि आपका विश्लेषण गलत हो जाता है तो आपको नुकसान के खिलाफ भी सुनिश्चित होना चाहिए। आपके निवेश के जीवन काल में कुछ बिंदु पर कम से कम एक गलती करने की संभावना लगभग 100% है और उन बाधाओं को पार करना पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर है। हालांकि आपके पास गलत होने के परिणामों पर नियंत्रण है। कई निवेशकों ने 1999 में अपने सभी पैसे को .com स्टॉक में डाल दिया। 1999 में मनी मैगजीन द्वारा 1338 अमेरिकियों के एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से लगभग 10वें हिस्से में इंटरनेट शेयरों में कम से कम 85% पैसा लगाया था। उन्होंने सुरक्षा के एक मार्जिन के लिए ग्राहम की कॉल को अनदेखा किया कि वे सही होने की संभावनाओं को जानते थे। उन्होंने गलत होने के परिणामों से खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बस अपनी होल्डिंग्स को स्थायी रूप से विविधतापूर्ण रखते हुए आप मिस्टर मार्केट के नवीनतम सबसे लोकप्रिय फैशन पर पैसे लगाने से इनकार करते हुए आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी गलतियों के परिणाम कभी भी भयावह नहीं होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर मार्केट आपको क्या परिणाम देता है। बस आप हमेशा एक शांत आत्मविश्वास के साथ कह पाएंगे कि यह समय भी निकल जाएगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।